हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्नों के ये लास्ट वीडियो होगा, जिसमें 2 नंबर के वीडियो रहेंगे। चाहे कि जितने भी मैथमेटिक्स हो, इस वीडियो में मैं सारे के सारे वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को कि इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सवाल है लिखा हुआ बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करने। ज्ञात क्या करना है? शून्य दैट मीन्स x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो देखिए इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपका समय बिना गंवाए आप लोग को मैं बताता हूँ कि बिल्कुल आसान तरीका क्या है। जब कभी भी कोई भी समीकरण दिया हुआ रहता है तो बराबर की साइड कुछ भी नहीं रहता, हमेशा 0 लिखा हुआ रहता है, वो मतलब बिना दिया हुआ रहता है। तो आप क्या करेंगे, 4x² माइनस बराबर की साइड चले आएगा, वो हो जाएगा प्लस। ये x² बराबर 3, ये हमेशा गुना में रहता है क्योंकि इन दोनों के बीच प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। तो ये जो संख्या होता है ना, ये हमेशा बट्टे में आ जाता है। जब x का वैल्यू लेते हैं तो ये 3 बटे क्या हो जाता है 4, स्क्वायर हट के रूट। तो याद रखना है, इसको हमेशा इसके सामने प्लस माइनस अवश्य लिख देते हैं, क्योंकि ये एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में। ये क्यों होता है यदि मैं ये बताऊंगा तो ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों दिया जाता है। तो देखिए इसका तरीका क्या है। 4x² माइनस ये 3 है, इस 4x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, माइनस इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। √3 गुना √3 क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो मैं आपको ये लॉन्ग प्रोसेस बता रहा हूँ, और ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि यहाँ पे किसी भी रूट के सामने प्लस माइनस क्यों होता है। तो इस 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये a² और ये b² के फॉर्मूले पे बन जाएगा। a² माइनस b² का मतलब क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x प्लस √3 बराबर क्या? 0। और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3 बराबर क्या? 0। जब इस x का वैल्यू लेंगे तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा और ये बटे में आ जाएगा 2, फिर ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, ये आके इधर हो जाएगा प्लस, और ये कहाँ जाएगा? फिर से बटे में। मतलब देखिए सेम चीज़ है, एक माइनस में और एक प्लस में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं। अब देखिए ये √3 का तो 3 कुछ नहीं होता है, तो ये 3 हो गया। 4 का क्या होता है? 2 होता है। तो देखिए अब ये देखिए सेम हो गया ना, एक प्लस में और एक माइनस में। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये वैल्यू निकल गया, क्योंकि ये 3 का तो कोई रूट नहीं होता है, तो ये रूट में रह गया। 4 का क्या होता है? 2 होता है। तो इस तरह से प्लस माइनस यही क्या हो गया? इस x का वैल्यू हो गया, और मुझे किसका वैल्यू निकालना था? शून्य, मतलब x का वैल्यू। तो x का वैल्यू यही आ गया, ठीक है ना। आप यही सेम देख सकते हो कि ये एक बार माइनस में आ गया और ये एक बार प्लस में, और इस प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार इसी को प्लस में लिखे और एक बार इसी को माइनस में। चलिए ठीक है, दूसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरे नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे दिया गया है चित्र में D पैरेलल है BC के, तो EC का वैल्यू ज्ञात करना है, इसका वैल्यू निकालना है। ये आपके सवाल में दिया गया है। तो सबसे पहले इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे D पैरेलल है किसके? BC के। मतलब है कि जितना इसका वैल्यू होगा उतना इसका वैल्यू, मतलब ये दोनों आपस में क्या बराबर है। और ये आपके सवाल में भी दिया गया है, आपको निकालना है EC का वैल्यू, ठीक है ना। तो थेल्स प्रमेय से करना कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल तरीका है। इधर वाले को इधर ले लीजिए, इधर वाले को इधर ले लीजिए। और ये इस तरह के सवाल एक न एक प्रश्न अवश्य दिए रहेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में। ये 110% श्योर है, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से समझिए। इसमें कहीं कोई मारपीट, कोई झगड़ा झंझट वाला बात नहीं है, एकदम सिंपल है। इधर वाला को इधर रख दीजिए, उधर वाला को उधर रख लीजिए, है कि नहीं। जैसे मतलब छोड़िए, बहुत सारे को दिक्कत हो जाता है, तो कोई बात नहीं। इधर देखिए, ये AD हो गया और इधर DB हो गया, बराबर। इधर AE हो गया और इधर EC हो गया, है ना। तो इधर हो गया 1.5 और इधर हो गया 3, इधर हो गया 1, आई लीजिए फेक, मतलब इसका कुछ नहीं तो X मान लीजिए, Y मान लीजिए, या आप अपना वाला भी मान सकते हैं। मतलब आपका नाम का जो अक्षर होता है, गलत नहीं समझने का है। 15 दूना क्या होता है? 30, इधर कुछ नहीं तो 1। मतलब ये देखिए क्या कर दिया, आप लोग गड़बड़ा गए होंगे कि नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करने का है। देखिए AD का मान है 1.5 और DB का मान है 3। मतलब तो नहीं, जल्दबाजी में थे इसीलिए धाए कटा दिए। दशमलव उड़ा देंगे तो जैसे ही दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ को 0 आ जाएगा। 15 से 30 कितने बार में? 2 बार में। और ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक x को 1 से गुना करेंगे। देखिए जब कभी भी बराबर के दोनों तरफ संख्या लिखा हुआ रहेगा ना, ऐसे देखिए कैसा चोर जैसा एक दूसरे को देख रहा है, तो उस परिस्थिति में कोना कोनी है कि नहीं,
कोना कोनी, कैसे कोना कोनी, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, x को 1 से गुना करेंगे x, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यही सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इसी का मान निकाला था, लिखेंगे इसीलिए इसी बराबर 2 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखिए। इस सवाल में k का मान ज्ञात करना है यदि बिंदु a 2,3 4,k तथा c 6,3 संरेखीय है। हमको ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि हम जब वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी स्पीड में बोलते हैं, लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम समय में मैं ज़्यादा क्वेश्चन बना दूं, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब आप लोगों के ही चाल में चलूं। तो जैसा कि आप देख रहे हो संरेखी है ना। संरेखी मतलब हमको त्रिभुज के नियामक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला? त्रिभुज का नियामक का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले पे बैठाने से पहले हम लोग इसका क्रियाक्रम कर लेते हैं। मतलब कोई भी चीज़ होता है तो उससे पहले बहुत सारा विधि होता है ना, तो इसका भी हम लोग पहले विधि कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर इसका काम तमाम कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? पल भर की खुशी के बाद तो बेचारा जो झेलता है, चलिए कोई बात नहीं, सब एक्स वाई है ही नहीं, सब का एक्स और वाई है। तो यहाँ देख रहे हैं पहला हमेशा एक्स होगा, दूसरा हमेशा वाई होगा, इस सब के साथ होगा है कि नहीं। कोई दोस्त अकेला क्यों बचेगा? एक्स तो वाई है नहीं। चलिए ई पहला दोस्त है तो ये दूसरा होगा, आई फिर तीसरा होगा, अब चौथा जब बनेगा तो बाद में देखा जाएगा। तत्काल क्या है, जो रहेगा पहला एक्स दूसरा वाई, एक्स वाई। अब जो पहला रहेगा 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब जो है त्रिभुज का नियामक का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का नियामक या क्षेत्रफल जो भी कहिए, नियामक का सूत्र होता है रूट अंडर, एक मिनट, रूट अंडर नहीं होता है, ये जो है ना, रूट से हमको कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया लग रहा है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1, ठीक है ना। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। मतलब ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 है ना। और यहाँ पे x3 y1 माइनस y2, हम समझ सकते हैं कि आप लोग को थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि मेरा जो कुटिया है वो बिल्कुल रोड के सटे है, तो ट्रैक्टर बस टेम्पू सारा चलता है, तो थोड़ा सा उसे मैनेज करके चलिए, क्योंकि हम भी अपना जीवन मैनेज करके ही काट रहे हैं। और गली में तो बच्चे की तो समझ ही सकते हैं, कोई काउंटिंग वाला कोई बात ही नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी फोकस करना है पढ़ाई पे, है कि नहीं। जैसे भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग पर्सनली किसी मतलब फोकस कर ही लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये 1/2 है, तो 1/2 कर लिए। x1 है, x1 का वैल्यू 2। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखना एकदम कछुआ के समान है, एकदम छोटा है। आपको याद रखना 23 31 12, केवल यही याद रखना है, 23 31 12। अभी जैसे देखिए हम यहाँ पे 2 1 लिख दिए थे गलती से, क्योंकि कभी कभी दिमाग टन आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ 12 लिखा गया, लेकिन यही दिमाग में फिक्स था 23 31 12 वाला मोमबत्ती। तो यहाँ देखिए 23 था 31 था, तो यहाँ 21 कैसे हो जाएगा, ये तो 12 होना चाहिए। तो तुरंत मिटा के वहाँ 12 लिख दिए, 1 और 2। 23 का मतलब हो गया 1 2, मतलब 2 और 3, 23 31 मतलब 3 1 और 12 मतलब 1 2, ठीक है। तो कुल मिला के अब देखिए 1/2 लिख दिए। x1 का मान 2 था। यहाँ देखिए y2 का मान k माइनस y3, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3। x2 का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। y3 का वैल्यू -3 है तो -3 लिख दीजिए, माइनस है माइनस लिख दीजिए। y1 का वैल्यू कितना है जजमान, 3 है तो 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए। x3 का मान 6, y1 का मान 3 माइनस y2 का मान k, तो यहाँ लिख दीजिए k। देखिए आप लोग को यह डरना नहीं है कि a का मान ज्ञात करना है, z का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है। केवल आप लोग को इस बात को फोकस करना है कि जिसका जगह जो है वहाँ बैठा देना है। x1 का जगह 2 था, 2 बैठा दिए। y2 का जगह क्या था, देखिए यहाँ पे k था तो k बैठा दीजिए। माइनस था तो माइनस दिए थे पहले, है कि नहीं। पहले क्या दिए थे, माइनस से दिए थे, लेकिन जरूर इसके साथ कुछ हादसा हो गया होगा। y3 का मान माइनस था तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, है कि नहीं।
ये प्लस था, प्लस x2 का वैल्यू कितना 4, y3 का मान -3, ये माइनस, अब y1 का मान 3, 3 प्लस प्लस x3 कितना 6, y1 का मान कितना 3, ये माइनस, अब y2 का मान कितना k। ठीक है, अब देखिए 1/2, 2, ओह हाथ कुछ ज़्यादा स्लिप हो रहा है, लग रहा है कि खाली सपने हैं कि आने वाला है, आता तो नहीं है। चलिए देखिए 2 को k से गुना करेंगे, 2k, 2 गुना 3 6, प्लस 4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज़ का रहेगा माइनस का, क्यों? क्योंकि ज़्यादा कर्जा खा लिया है, बहुत शौक था इसको। 6 गुना 3 18, अब प्लस माइनस माइनस, 6 गुना के 6k। चलिए 1/2, एक लाइन और तनी हल्लुक कर देते हैं, प्लस 6, प्लस माइनस माइनस, चूँकि अब गुना में है तो ये चिन्ह माइनस से रहेगा। 6 गुना 4 24, प्लस 18 माइनस 6k। अब क्या करेंगे, बराबर कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं तो क्या है 0 है। अब देखिए एकदम आसान तरीका है। सबसे पहले यदि आप और इसको आसान बनाना चाहते हैं तो हम सभी जानते हैं कि ये गुना में है, क्या चीज़ में है, गुना में है। जब ये बराबर के उस साइड चला जाएगा, बराबर के उस साइड चला जाएगा तो भागा में होगा, लेकिन हम लोग पहले यहाँ वाला काम कर लेते हैं। 2k में 6k घट जाएगा, क्योंकि ई प्लस और ई, तो 2k में 6k घट जाएगा -4k। अब ई भी प्लस और ई भी प्लस, तो 18 और 6 प्लस 24, और ई माइनस 24, बराबर क्या था 0। ये चूँकि गुना में था, बराबर के इस साइड आएगा, मतलब क्या, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या के साथ गुना कर लेंगे 0 को तो उसको हीरो बना देगा, मतलब क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस तो ऐसे भी कट जाता है। यहाँ बच गया -4k बराबर कितना 0, इधर तो 0 हो गया। जब k का मान लेंगे तो 0, ई भी गुने में है, बटे में आ जाएगा -4, तो k का मान फाइनली क्या हो जाएगा 0 से भाग करेंगे 0, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए, एक वृत्त का चतुर्थांश याद करना है। क्या याद करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। क्या है परिधि 22 सेंटीमीटर, एकदम हल्लुक है। देखिए मैं आपको, आप लोग कहेंगे कि ये तो परिधि का फॉर्मूला पे बनेगा, तो देखिए परिधि के फॉर्मूले पे बनता है, लेकिन उतना कटाना छटाना ये सब है कि नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं तो उतना टेंशन नहीं लेने का है। जब कभी भी आपके किसी भी सवाल में परिधि दिया हुआ, देख लीजिए गौर से देखिए इस चेहरे को, परिधि दिया हुआ रहेगा तो त्रिज्या निकालने का एकदम हल्लुक तरीका है। त्रिज्या वाला और लिखेंगे परिधि गुना 7 बटे 2 गुना 22। अब आप लोग इसको YouTube या गूगल पे नहीं खोजिएगा, काहे कि फॉर्मूला खुद का बनाया हुआ है कि नहीं। तो परिधि कितना है देखिए 22, तो लिख दीजिए परिधि की जगह 22, और गुना जैसे है ये तो हम लोग बचपने से जानते हैं, ई और ई कट गया, बराबर 7/2। ई किसका वैल्यू आ गया, आर का मान, मतलब त्रिज्या का मान। निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात और समझ लीजिए, जब कभी भी यदि सपोज यदि इसमें थीटा का मान दिया हुआ रह जाता तो इसी का फॉर्मूला हो जाता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, है ना। जब थीटा का मान नहीं दिया रहता तो 90, तो 90/360, तो 9 चौके 36 4 बार में इसी को छोटका करके यहाँ लिख देता है नहीं। तो देखिए ये 1 हो गया 4, पाई का मान तो हम लोग सभी जानते हैं 22/7, आर का स्क्वायर है, मतलब आर 2 बार आना चाहता है, तो हम लोग ई आर है तो इसको पार कर देंगे, है नहीं, इस तरह से। तो ई 7 और ई 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर गड़बड़ा गया, आप नहीं, ऐसा नहीं है। 2 दूना 4, 11 दूना 22। अब कुछ नहीं कटने वाला है इस संसार में, तो 11 गुना 7 77, और 2 गुना 2 2 गुना 2 4 दूना 8 ना, तो बटे में 8, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और आयतन हमेशा क्यूब में होता है। तो आगे और कुछ नहीं समझने का, यही आंसर हो गया, ठीक है कि नहीं। देखिए इस तरह के सवाल पहले भी बताए होंगे, लेकिन यदि आप लोग के याददाश्त में नहीं होगा तो फिर से बता देते हैं, क्योंकि आप लोग का याददाश्त परीक्षा के समय काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। देखिए इस तरह के सवाल को एकदम सिंपल तरीका है, बराबर के इस साइड जो भी लिखा हुआ रहेगा, साइन कॉस टेंस है कि यू 917 जो भी है, इसको पहले केवल इसको लिखना है, ये वाला, इसकी तरफ देखना भी नहीं, दूसरे की संपत्ति पे, जिस पे अधिकार है वही देखेंगे। कॉस हो गया, ब्रैकेट अपने मन से, 90 अपने मन से और माइनस अपने मन से। जब कभी भी बदलते हैं तो ये 3 को अपने मन से उठा लेते हैं,
अब यहाँ देखिए क्या है 2a 3a 4a जो भी रहेगा यहाँ लिख देंगे। ई बराबर वाला को तो एकदम जैसे को वैसे उतार देना है, इससे तो कोई लेने देने नहीं है। ओह क्या बोलेंगे, चलिए ठीक। अब देखिए दोनों तरफ बहुत सुंदर दिख रहा है तो इसको तुरंत कटाक्ष चुंदर कर देंगे कि नहीं, दोनों तरफ का खत्म। अब बच गया इधर क्या 90 - 3a और इधर बच गया a - 26। मतलब जब दोनों तरफ सेम सेम रहता है, गुना में रहता है, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, कट जाता है। तो ये बच गया 90 - 3 और ये बच गया a - 26। फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें हमेशा a वाला को जोड़ दीजिए। आपको इधर उधर लाने का कोई झमेला नहीं करना, आप किधर भी लिख दीजिए, आपका जहाँ इच्छा है। तो यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ देख रहे हैं 1 है, तो जोड़ देंगे तो कई गो a हो जाएगा, 4 गो a हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 90, यहाँ देख रहे हैं 26। आप लोग माइनस प्लस नहीं देखें ना तो कन्फ्यूज आ जाना है। 90 और 26 को जोड़ेंगे तो 116। और नहीं आता है जोड़ तो कोई बात नहीं है, शर्माने वाला कोई बात नहीं है। यन्ना करी जोड़ी लेना है 6 और 9 2 11। आप फिर क्या करेंगे, ये गुना में है, इधर भाग कर देंगे। a बराबर 416/4, तो 4 दूनी 8, 4 9 36। a बराबर कितना 29। देखिए इसी के बारे में पूछ रहा था कि भैया a का मान क्या होगा। आप लोग को नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा a का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो कहा जा रहा है सब ठीक ही कहा जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक द्विघातीय बहुपद समीकरण ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ, योग और गुणनफल। देखिए जब यहाँ पहले दिया हुआ है ना, तो ये पहले का वैल्यू होगा, मतलब योग होगा 4 और गुणनफल होगा 1, है ना। यदि हम लोग कहते हैं कि राम के पास तथा श्याम के पास 10 और 20 रुपया है, तो जो पहले नाम आया है उसी के पास 10 होगा और जो बाद में नाम आया उसके पास 20 होगा। उसी तरह योग का मतलब जो पहले है वो योग होगा, जो बाद में है वो गुणनफल होगा। निकालना है आपको द्विघात बहुपद समीकरण। तो द्विघात बहुपद समीकरण देखिए इन सब चीज़ों में फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहाँ से ये केवल 2 नंबर वाले सवाल बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जितने भी 2 नंबर के सवाल है सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चन बैंक से बता रहा हूँ, टोटल ऑल टू ऑल। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि यदि आप इन सभी वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखते हैं तो आपका शायद ही कुछ सवाल एग्जामिनेशन में छूट जाए, अन्यथा आपका कोई भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। बहुतों के मन में आता है कि 1.1 से बनाना है, 1.2 से बनाना है। देखिए अभी एग्ज़ाम के समय आप 1.1, 1.2 ना करें। जितने भी वीडियोस जितने भी अपलोड हो रहे हैं उन सभी को केवल अच्छे से पढ़ें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो कॉपी किताब लेकर ही बैठें। आप पॉज करके पहले अपने क्वेश्चंस को लिखें। क्वेश्चंस को लिखने के बाद आप साथ ही साथ उसी वीडियो के साथ आप क्वेश्चंस को खुद भी हल करें, क्योंकि हम लोगों को होता है क्या कि देखने में हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम समझ चुके हैं, लेकिन जब बनाने के लिए बैठते हैं तो वो नहीं बन पाता है। इसीलिए जब कभी भी आप, मेरा ना सही, कभी भी किन्हीं का भी यदि आप वीडियो देख रहे होते हैं और खास करके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो ज़रूर आप कॉपी किताब लेकर ही तभी आप पढ़ने के लिए बैठें। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण बात एक ही है। फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए आप लोगों को इससे पहले वाले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने इस तरह के मैथमेटिक्स को बताया है। तो ये जो योग होता है ना, ये योग अल्फा प्लस बीटा को कहा जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 4, अल्फा इंटू बीटा, इसको कहा जाता है गुणनफल, जिसको हम लोग कहते हैं मूलों का गुणनफल। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। अब ये बिल्कुल आसान है, देखिए करना कुछ भी नहीं, एकदम बिल्कुल, केवल उसके जगह पे बैठा देना है। यहाँ पे दिख रहा होगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ भी दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है 4, तो यहाँ बैठा दीजिए 4। अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ बैठा दीजिए 1। बाकी बात जो जो उसके सामने लिखा है ना उसको केवल उतार दीजिए। क्या लिखा हुआ है x², क्या यहाँ पे लिखा हुआ माइनस, फिर यहाँ क्या है x, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, अब बराबर क्या 0, यही क्या हो गया द्विघात बहुपद। इस तरह से बन जाएगा, काफ़ी आसान है। चलिए ठीक है, इस सवाल को देखिए। a cos थीटा 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कहाँ क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी। तो पहले ये लवारी से इसका नाम दे देते हैं बेचारा का, a और b, है ना। तो चलिए लिख देंगे a b के, समझ ही रहे हैं, बीच की दूरी। फार्मूला भी याद होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चिंता नहीं कीजिए, कोरोना बाबा इस बार भी आप लोगों पे सहाय होंगे और
लिए दिए एकदम साफ पास करा देंगे, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन तैयो पढ़ लीजिए, कहीं उस समय तो गड़बड़ाइए जब मामले गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए बाबा पे भरोसा नहीं करना है। अच्छा, ये ए है और ये बी है, ये पूरा का पूरा एक्स है और ये जो कोना में बेचारा छिपा हुआ दबा हुआ महरूम आदमी ही वाई हो गया। फिर ये एक्स हो गया और ये जो ये बड़का वाला ये जो बमंडर दिख रहा है वाई हो गया। ये एक, ये दो x2, गौर से देखिए x2 को, 0, x1 a cos थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर, y2 a sin थीटा, y1 0, इसका क्या होल स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि 0 के साथ घटाएंगे तो भी हीरो होगा और इसके साथ ही करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, थे बेवजह बच्चा को डराने के लिए दे दे। चलिए कोई बात नहीं। ए देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ है, एगो ए है एगो कॉस है, दो चीज़ है। यहाँ भी एगो ए है, यहाँ साइन है, तो ये जो स्क्वायर होगा ये दोनों का होगा। तो ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर, प्लस ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर और साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए दोनों में ही ए दिख रहा होगा कि नहीं। ये सोच रहा है कि हमको आप लोग अलग कर दीजिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है बड़का के साथ रह के। तो ए स्क्वायर को तनी साइड करगी ले लेंगे, ए कट जाएगा, क्या बचेगा, करगी लेने का मतलब कॉमन ले लेंगे, कॉ फॉर करगी कॉ फॉर कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन ले, ए स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर कट गया, क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर। इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बौने वाला बच्चे से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, बेचारा ए बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, है नहीं। तो बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखिए। 8वां नंबर सवाल है, उस बिंदु का निर्देशांक याद करें जो बिंदु -2, -2,2 और -3,3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह के जब कभी भी कोई सवाल दिए हुए रहेंगे और आपको रेशियो दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, रेशियो, तो आपको मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, निर्देशांक, इसका फॉर्मूला होता है x निकालने का m1 x2 m2 x1, ठीक है ना, बटे m1 प्लस m2। फिर y का निकालने का होता है, सॉरी यहाँ पहले 2 होगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मतलब यह है कि यदि ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा। फिर y का भी सेम होगा, m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। तो देखिए यह जो रेशियो आपको दिख रहा होगा ना, यही m1 और m2 कहलाता है। रेशियो क्या कहलाता है, m1 और m2। और x1 x2 y1 y2 खोजने के लिए तुम लोग उस समय से सीख रहे हैं। जैसे पहला वाला है -2,2, इसको मान लीजिए a, फिर एक b है -3,3, तो ये पहला हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। आप लोगों से अनुरोध है, जगह कम होने की वजह से हम इधर साइड में लिखते हैं, लेकिन आप लोग परीक्षा में जब कभी भी लिखेंगे तो थोड़ा इसको बीच में लिख के थोड़ा कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पेज लेके बनाए, है ना। आप लोग भी इसी तरह साइड में नहीं बनाना है। मैं आपको केवल इसीलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम होने की वजह से, मैं जगह तो बहुत ज़्यादा है बट मतलब कैमरे में जगह इतना ही आता है ना, इसीलिए। तो इस तरह से आप लोग नहीं बनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग इसको बीच में दर्शाएंगे कि ये x1 y1 x2 y2 है और फिर उसके नीचे फॉर्मूला लेके बनाएंगे। m2 है, m2 कितना है, 3 है। x1 है, x1 कितना है, -2 है, प्लस m1 है, कितना है, 2 है, x2 है, कितना है, x2 -3 है, बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3, ये कर दीजिए। इस y को छोड़ के यहाँ पे कॉमा दे दीजिए केवल। m2 है, m2 फिर 3, y1 देखिए, y1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। m1 कितना है, तो 2 है, y2 कितना है, तो 3 है, बटे में 2 प्लस 3, m1 m2।
3 गुना 2 -6, प्लस माइनस माइनस 3 गुना 2 6, बटे 3 और 2 5, 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 बटे 5, तो माइनस माइनस प्लस 6 6 12 बटे 5, 6 6 12 बटे 5। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये x हो गया और ये y, यही हमारा क्या हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये बना लिए होंगे, और यदि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा तो एक बार काचा बादाम भी है कि नहीं, बहुत फेमस सॉन्ग है, काचा बादाम सुधू है कि नहीं, वो बेचारा बहुत जल्दी काफ़ी फेमस हो गया, और उसको फेमस करने वाला और कोई नहीं, आप ही लोग हैं। तो हम भी आशा करते हैं कि आज नहीं तो कल बुढ़ापा तक फेमस हो ही जाएंगे कि नहीं। 9वां नंबर सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों का बस केवल 1 मिनट समय लूँगा। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से मैच कर लो। एक भी क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं होंगे जो शायद आपके सॉल्व नहीं किए गए होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ही तरह के सवाल 2-3 बार दिए जाते हैं जिसमें अंक अलग अलग होता है, तो मैं वैसे प्रश्नों को छोड़कर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। यदि आप इन सभी को पढ़ लेते हो तो आपका कोई भी 2 नंबर का सवाल नहीं छूटने वाला है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे, है ना। सवाल है लिखा हुआ कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, मतलब त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, मतलब दो वृत्त का जो परिधि है उसको जो जोड़ के बनाया गया है तो एक तीसरा वृत्त बना है ना। तो सबसे पहले देखिए, दो वृत्त है तो मान लेते हैं, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या पहले दिया हुआ 14, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया पहले वृत्त की त्रिज्या। दूसरे वृत्त की त्रिज्या पहला था तो ये स्वाभाविक है, ये दूसरा होगा 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों, मतलब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब इनके योग के बराबर हो। मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या को हम लोग, तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़की आर मान लेते हैं। कौन आर? बड़की आर। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ के ना बनाएंगे, तो जब जोड़ के बनाएंगे तो नहीं लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं। परिधि है क्या, यहाँ पे देखिएगा परिधि, तो लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है। यहाँ लिखा गया है इन दोनों वृत्तों की परिधि, पहला वृत्त की परिधि या दूसरे वृत्त की परिधि के योग, योग मतलब प्लस, बराबर है तो बराबर दे दिए। किसके बराबर भैया? उस वृत्त की त्रिज्या, मतलब नयिका के बारे में कह रहा होगा। तो चलिए पुरनका का पहले वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr, तो ये पहला है तो इसको r1 मान लेंगे। ये वृत्त की परिधि तो सबका सेम ही होता है जजमान, है ही नहीं। तो ये r1 था तो ये दूसरा को 2 मान लिए, और तीसरा को तो बड़का को हम बड़की हम r मान लिए। तो देख रहे 2π कॉमन है, क्या कॉमन है? 2π, तो 2π कॉमन ले लेंगे। r1 पहला का मान 14 प्लस r2 दूसरा का मान 7 बराबर 2π, बड़की है, बड़की r, e2 देखिए कितना आराम से कट गया, e भी कटिए जाएगा। 14 और 7 21 बराबर r। इसी के बारे में बताइए, इसी को निकालने के लिए कितना चीज़ लिखवाया गया मेरे से। चलिए कोई बात नहीं, दम धर लेंगे। इस तरह से ये सवाल पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। इस सवाल को देखिए, एकदम मिर्चनिया है, देखने में बहुत खतरनाक है लेकिन बनने में एकदम हल्लुक है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में तो एकदम लिखा हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि आउट हो गया क्वेश्चन अभी से। इस तरह के सवाल अवश्य दिए रहते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने का, एक न एक सवाल दिया हुआ ही रहेगा। तो इसीलिए मैं इससे रिलेटेड और 1-2 सवाल एक्स्ट्रा बता दूंगा, तो आप लोग अच्छे से केवल देखिए। निकालना है हमको माध्यिका, माध्यिका मतलब माध्यक निकालना है। क्या निकालना है? माध्यक। देखिए केवल माध्य, माध्यिका, बहुलक में माध्यक निकालते समय ही थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है। वो भी सावधानी क्या? तो बड़का नहीं सोचना है कि हेलमेट वेलमेट लगा लेना है। कहने का मतलब ये है कि छोटका से बड़का एडजस्ट कर लेना है। ये सब देखिए टेढ़ा मेढ़ा लिखा, लेकिन सबसे छोटा क्या है? 9 है। फिर उसके बाद 12, फिर 13, फिर 16, 17 और 18।
छोटा से बड़ा कर लिए। अब क्या करेंगे, पीछे से और आगे से जोड़ा लेंगे, इधर से जोड़ा, इधर से जोड़ा, अभी दोनों बच गया, फिर बेजोड़ मतलब जोड़ा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो आप लोग जब जोड़ा बच गया तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ये जोड़ा जो बीच में जो बच गया, ये दोनों जोड़ा को अभी तोड़ेंगे, मतलब जोड़ेंगे। 13 + 16 याद रखना है, दोनों तरफ से जोड़ा पहले लेंगे। बीच में यदि सिंगल बच गया तो वही उसका आंसर हो गया, लेकिन यदि इत्तेफाक से बीच में 2 बच गया तो इस दोनों को जोड़ेंगे और हमेशा 2 से ही भाग करेंगे, हमेशा ऑलवेज। 6 3 9 1 1 2 बटे 2 से भाग देंगे तो 14.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सपोज कीजिए, और मैं एक दूसरा बता रहा हूँ इसी में, अभी यहाँ पे रहता 9 12 13 16 17 18 19 और 20, फिर से 2 जोड़ा लेंगे, फिर से 2 जोड़ा लेंगे, फिर से 2 जोड़ा लेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, एक उधर देंगे तो एक इधर हटा लेंगे, फिर एक इधर देंगे तो एक इधर हटा लेंगे। अब इस दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 17 जोड़ेंगे, 7 4 13 के 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 33/2, तो इसका आंसर होगा 16.5। लेकिन यदि ऐसा आ जाए कि 9 8 13 16 17, तो देखिए 2 इधर से लेंगे, 2 इधर से, बीच में इकलौता बच गया तो डायरेक्ट इसका आंसर। लेकिन यदि बीच में 2 को बचेगा तो उसका जोड़ के 2 से भाग दे के आंसर होगा, और यदि बीच वाला बच गया तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक बार माध्यिका के बारे में तो बात कर ही लिए हैं, अब थोड़ा सा छोटी सी एक टॉपिक है जिसके हम लोग कहते हैं माध्य और बहुलक। तो देखिए बहुलक निकालना सबसे आसान होता है, 2, 3, 5, ये सब कैसा भी रहेगा, है ना, इसके लिए डरने वाला कोई बात नहीं है ना, ये मिला जुला के कैसा भी रहेगा तो ये काम चल जाएगा। लेकिन माध्यिका निकालते समय हमेशा छोटा से बड़ा करना है। तो आप देखिए इस सवाल में देखेंगे, अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं बहुलक, क्या बता रहे हैं, बहुलक। देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या दिख रहा है, तो दिख रहा है कि 2 3 बार है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, एकदम सिंपल है। लेकिन गलती से एक और 3 यहाँ लिख दीजिए, तब अब देखिए 3 भी 2 बार, मतलब 3 भी 3 बार और 2 भी 3 बार, 3 भी 3 बार और 2 भी 3 बार, तो अब इस दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 3 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यह है कि यह तब होगा जब दोनों की संख्या सेम सेम होगी, जब सेम सेम नहीं होगी और यदि सबसे ज़्यादा बार आएगा तो वही एक बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज़ बच गया माध्य, उसके भी बारे में हम लोग आपको बता देते हैं। माध्य देखिए, और इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। देखिए ये तो नॉर्मल माध्य है, ये तो पूछता नहीं है। रियल केस में यदि पूछ देगा कि दिए गए संख्याओं का माध्य, ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल है। देखिए इसको निकालते कैसे, एकदम सिंपल प्रोसेस है कि कॉमा की जगह प्लस कर देते हैं, कॉमा की जगह क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जितने भी संख्या दिए रहेंगे उसका माध्य निकालने के लिए कहा जाएगा, तो कॉमा की जगह प्लस कर देंगे और संख्या गिन लेंगे, 1 2 3 4, उसी संख्या से उसको भाग दे देंगे, 5 4 9 3 12 तो 14, 14/4, ये गलती से हो गया ना, कहा इसको और यहाँ 6 जोड़ लीजिए, कटने लायक बना देते हैं। ऐसे आप दशमलव में भी निकाल सकते थे, 6 3 9 9 5 14 4 18, और जोड़ घटा कमज़ोर हो गया है कहा। चलिए कोई बात नहीं है, अब तो फाइनली 20 हो जाएगा, क्रिया खाक बोल रहे हैं। 4 से कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो यही क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा वाला आपको नहीं देगा निकालने के लिए, कह देगा कि x y z का मान ज्ञात कीजिए, आप लोग वहीं बेहोश नहीं होना। देखिए यहाँ तो संख्या दिया हुआ था और यहाँ अक्षर दिया है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम हौले से मिटा, आप लोग नहीं मिटा पाइएगा, हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ केवल ऐसे करके प्लस दे देना, 1 2 3 ले गिन, यही इसका आंसर है नहीं। x² = 9 का हल समुच्चय याद करना। हल समुच्चय का मतलब x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो x² = 9, ये स्क्वायर हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 9 का रूट क्या, 3। फिर से मैं एक ही बात बताऊंगा, इसको क्या लिखना है, प्लस और माइनस, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग का सारा वीडियो बस से समझ में आया होगा, और जितने भी 2 नंबर के सवाल थे मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब कल से मैं जितने भी 3 नंबर के सवाल होंगे मैं उन सभी को हल करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोग को सारा वीडियो बस से समझ में आया होगा। यदि कोई सवाल आप लोगों के मन में हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट के माध्यम से लिखिए, उन सभी को मैं सॉल्व करूंगा। और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं केवल 10th क्लास से रिलेटेड ही नहीं सही बल्कि जितने भी कंपटीशन लेवल के मैथमेटिक्स होंगे उन सभी को मैं बहुत जल्द सॉल्व करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।